नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और ऑटो टिपर चालकों की हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते शहर के सभी 80 वार्डों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। सड़कों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देने लगे। अजमेर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और ऑटो टिपर चालकों की हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते अजमेर शहर के सभी 80 वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। सड़कों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं, जबकि कचरा संग्रहण केंद्रों पर जमा कचरे से उठ रही दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष समिति के अनुसार हड़ताल में नगर निगम के ऑटो टिपर चालक और अस्थायी तथा स्थायी सफाई कर्मचारी शामिल है। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण शहर में नियमित सफाई कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। हड़ताल का असर डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। घरों से कचरा उठाने का कार्य पूरी तरह बंद होने से लोगों को अपने घरों का कचरा रखने में परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर लोगों ने मजबूरी में खुले स्थानों पर कचरा डालना शुरू कर दिया है, जिससे गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। सफाई कर्मचारियों की संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि हड़ताल का यह दूसरा दिन है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आया है। कर्मचारियों का कहना है कि अब केवल आश्वासन या समझौते से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी मांगों पर स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। संघर्ष समिति के दो टूक कहा है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक सफाई कार्य और डोर टू डोर कचरा संग्रहण दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। लगातार दूसरे दिन सफाई व्यवस्था ठप रहने से शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है। सड़कों पर फैले कचरे और कचरा डिपो से उठ रही बदबू के कारण आमजन परेशान है। यदि हड़ताल लंबी चली तो शहर में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और गंदगी होने की आशंका है। हड़ताल का दूसरा दिन है। प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार से संघर्ष समिति और श्रमिक कामगार यूनियन से किसी प्रकार की वार्ता नहीं है। अगर शासन प्रशासन ने हमारे 5 सूत्रीय मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन इस बारिश के मौसम में और उग्र रूप लेगा, जिससे आम जन को सफाई व्यवस्था को महामारी की फैलने की आशंका बनी रहेगी। मैं पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूं प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय साहब से कि वार्ता के लिए मध्यस्थता करें, क्योंकि नगर निगम प्रशासन की आईएएस अधिकारी नित्या के ने वाल्मीकि समाज के साथ में जिस प्रकार कठोराघात करा है, हमारे पर दमनकारी नीति लगाई है, वाल्मीकि समाज इसका कड़ा विरोध करती है। अगर उन्होंने शीघ्र अपने जो भी मांगे या जो भी उन्होंने हमारे पास में आदेश जारी करा है, उनको रद्द कर पुनः 80 वार्डों में यथावत जैसी स्थिति 1/6/2026 में जो थी और जिन साथियों को कांजियत लगाया उन्हें नहीं बहाल करा, तो ये आंदोलन, ये 5 सूत्री मांगे। सर्वप्रथम अजमेर में 80 वार्ड जिन्हें कच्चा और पक्का मिक्स कर दिया गया है। हमारी मांग है 1/6/2026 से पूर्व जिस प्रकार की व्यवस्था अजमेर में लागू थी, कच्चे वार्ड को कच्चा रखा जाए, पक्के वार्ड को पक्का रखा जाए, उसी व्यवस्था में रखा जाए। दूसरी मांग, जिन साथी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कांजिया और 6 आदमियों को लगाया गया है, उन्हें यथास्थिति यथास्थान लगाने का प्रयास करें और जो मुख्य मार्ग से 223 आदमियों को हटाया गया है उनका पेमेंट का भुगतान, और जो कर्मचारी पिछले ठेके में 2000 रुपए काटे गए उन सभी कर्मचारियों का भुगतान नहीं होता है, उसके समझौता नहीं चाहिए हमारे को। इस बार हमारे को आदेश चाहिए, आदेश मिलेगा तभी हड़ताल टूटेगी। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर आ यूनिट ऑफ बी आर शास्त्री हॉस्पिटल ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकुंदा एनके और उनकी विशेषज्ञ टीम ने 28 वर्षीय पूजा कुमारी के लोअर रेक्टम मलाशय के निचले हिस्से के कैंसर का सफल ऑपरेशन कर न केवल कैंसरग्रस्त ट्यूमर को पूरी तरह से हटाया, बल्कि मरीज का प्राकृतिक मल त्याग का रास्ता भी सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ बी आर शास्त्री हॉस्पिटल ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकुंदा एनके और उनकी टीम ने 28 वर्षीय पूजा कुमारी के लोअर रेक्टम के कैंसर का सफल ऑपरेशन कर न केवल कैंसरग्रस्त ट्यूमर को पूरी तरह हटाया बल्कि मरीज का प्राकृतिक मलत्याग का रास्ता भी सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की। डॉक्टर मुकुंदा एनके ने बताया कि मरीज को लोअर रेक्टम का कैंसर था जो मलद्वार से मात्र 4 सेंटीमीटर ऊपर स्थित था। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे मामलों में पूरे मलद्वार को हटाकर पेट पर स्थायी स्टोमा बैग बनाया जाता है जिससे मरीज को जीवन भर उसी के सहारे रहना पड़ता है, लेकिन आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ सर्जरी की बदौलत इस स्थिति से बचाया जा सका। उन्होंने बताया कि सर्जरी से पहले मरीज को न्यू एंडुजुवेट कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया गया जिससे ट्यूमर का आकार कम हुआ। इसके बाद करीब 4 घंटे तक चली अल्ट्रा लो एंटीरियर रिएक्शन सर्जरी अत्याधुनिक सर्जिकल स्टेपलर्स की सहायता से सफलतापूर्वक की गई। ऑपरेशन के दौरान कैंसरग्रस्त हिस्से को पूरी तरह निकालने के साथ मरीज का प्राकृतिक मलत्याग का रास्ता सुरक्षित रखा गया जिससे उसे स्थायी स्टोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर मुकुंदा ने बताया कि यह अत्यधिक जटिल और हाई एंड कैंसर सर्जरी है जिसे देश में चुनिंदा विशेषज्ञ ही करते हैं। अब इस तरह की उन्नत सर्जरी की सुविधा अजमेर में उपलब्ध होने से क्षेत्र के कैंसर मरीजों को बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक रही। 4 से 5 दिनों में अच्छी रिकवरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आगे उपचार के तहत लगभग 2 महीने तक कीमोथेरेपी दी जाएगी। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर की इस सफलता को अजमेर में आधुनिक कैंसर उपचार और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है जो स्थानीय मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। ये पेशेंट है पूजा कुमारी, 28 ईयर्स, 28 साल का उम्र का लड़की है। इनको कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम हो गया था, मतलब वो संडास का जो रास्ता है वहाँ कैंसर है। संडास के रास्ते से अबाउट 4 सेंटीमीटर ऊपर था। इसको हम कार्सिनोमा लोअर रेक्टम बोलते हैं। सो यूजुअली ऐसा वाला कैंसर है तो नॉर्मली क्या करते हैं, पूरा वो संडास का जो रास्ता है वो पूरा निकाल के पेट में यहाँ परमानेंट आने जैसा करते हैं, वो अब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन करते हैं। लेकिन पूजा कुमारी पहले हमारे हॉस्पिटल में न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन दिया, मतलब सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन करके वो जो भी गांठ था उसको थोड़ा घटाया। उसके बाद ऑपरेशन किया। जो स्पेशल स्टेपलर्स होते हैं वो सभी इस्तेमाल करके उनका ऑपरेशन करके हम ट्यूमर को सक्सेसफुली निकाला और उनका जो मोशन का संडास का रास्ता है वो भी हमने बचाया। तो उनका अभी क्या है ना, वो परमानेंट स्टोमा नहीं बनेगा उसका। तो एक्चुअली ऐसा ये सर्जरी को अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन बोलते हैं। मतलब ये हाई एंड सर्जरी है, बहुत कम लोग करते हैं। ये अजमेर में अभी पॉसिबल है। लगभग 4 घंटा हमें सर्जरी करना पड़ा इसका। बाद में वो रिकवरी 4-5 दिन में हो जाता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट अच्छी है, हमने मतलब रिकवरी हो रही है। हम तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, अभी फिलहाल ठीक है। अभी इसके बाद भी कुछ शहर के अलवेगेट थाना क्षेत्र में किन्नरों के 2 गुट के बीच चल रहे विवाद ने बुधवार रात तूल पकड़ ली। कार्यवाही नहीं होने से नाराज किन्नरों के एक गुट ने अलवरगेट थाने के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। अजमेर शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में किन्नरों के 2 गुटों के बीच चल रहे विवाद ने बुधवार रात तूल पकड़ लिया। कार्यवाही नहीं होने से नाराज किन्नरों के एक गुट ने अलवरगेट थाने के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही मनीषा किन्नर और मुस्कान किन्नर ने बताया कि उन्होंने अलवरगेट थाने में लिखित शिकायत देकर कुछ लोगों पर नकली किन्नरों का गुट बनाकर शहर में
अवैध वसूली करने तथा उन्हें लगातार परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। प्रदर्शन कर रहे किन्नरों का आरोप है कि काजलबाई ने सांसी बस्ती के कुछ लोगों को साथ लेकर नकली किन्नरों का एक समूह तैयार कर रखा है। यह समूह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जजमानों से अवैध रूप से धन वसूलता है। जब असली किन्नर समुदाय द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, झगड़ा किया जाता है और उन्हें धमकियां भी दी जाती है। किन्नरों ने आरोप लगाया कि शिकायत देने के बाद वे सुबह से ही थाने में न्याय की उम्मीद लेकर बैठे रहे, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि पुलिस ने आरोपित पक्ष को केवल पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में छोड़ दिया, जबकि उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इससे नाराज होकर रात में उन्होंने अलवर गेट थाने के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन और तेज करने को मजबूर होंगे। हाँ जी, मैं अजमेर निवासी निशाबाई किन्नर बात कर रही हूँ। हम लोग यहाँ से कल से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आयुर्वेद थाना के अंदर। ठीक है, ये हमारे साथ में मौजूद है मुस्कान बाई किन्नर, ये साथ में बाकी हमारे सारे शिष्यगण खड़े हैं यहाँ पे। कल हमारा ये विवाद हुआ था, जो काजल बाई के जो शिष्य है वो दो अपने पता नहीं कौन कौन है जिनको लेके घूमती, नोरा, पिंकी, पता नहीं जिनको लेके घूमती, पर उनके साथ में घूमती है सांसी बस्ती की जो कुछ औरतें हैं, लेडीज से वो प्योर वो औरतें हैं। और उनके साथ में उनका ऑटो चालक आता है, सुल्तान नाम का एक आदमी आता है, वो उनका ऑटो चालक है। हमारे जो चेलन आती है वो जो हमारा जो काम होता है बधाई वगैरह का, वो बधाई का काम करने के लिए वो रोड पे गए थे बधाई वगैरह मांगने के लिए। उस रिगार्डिंग उनको 9 नंबर मेलिंग रोड के इस साइड के अंदर उनके सामने ऑटो लगाकर उन लोगों ने उनके साथ में मारपीट की, इनसे छीना झपटी की बदतमीजी करी है। देन हम लोग आकर यहाँ पर हम लोग FIR दर्ज करवाते हैं थाने में, अलवर थाना के अंदर हम लोग FIR हमारी दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज करवाने के बाद में वो हम लोग को आश्वासन देते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग आपके इस मामले में कार्रवाई करेंगे। कल से लेकर अभी तक हम लोग यहाँ से ये दूसरा दिन होने को आया है। दूसरे दिन हम लोग को सुबह मॉर्निंग थाने से फोन आता है कि आप लोग थाने के अंदर आओ, हम लोग उनको लेकर आ रहे हैं सामने वाली पार्टी को। सामने वाली पार्टी आती है, उनके साथ में एक साथ कम से कम 10-15 उनकी जो और भी लेडीज वगैरह है और लड़के वगैरह कम से कम 12 पूरा उन लोगों ने हमें अच्छे तरीके से घेर लिया। अब हम लोग ठहरे किन्नर, ना तो हमारा आगे पीछे कोई रोने वाला, ना हमारा साथ कोई देने वाला है, हमारे कोई आदमी तो है नहीं। आज अब क्या हुआ? आज ये विवाद हुआ सुबह से शाम तक। उन लोगों को यहाँ पे लाने के बाद में भी पुलिस ने उनको क्या बोला कि तुम लोगों को 5 दिन का मोहलत दी जाती, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम लोग ने FIR करवाई, वो तो मुजरिम थे। उसके बावजूद उन लोगों को भेज देकर हम लोग सुबह से शाम हो गए यहाँ पर, हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। हमारी कोई सुनवाई थाने के अंदर, लोग थाने के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आज क्या किया रोड पर? आज हम लोगों ने फिर यहाँ पर लास्ट में हार के थक के हम लोगों ने ये कदम उठाए, रोडों को हमने जाम करा है। और भी हमारी सुनवाई नहीं करी जाएगी तो हम लोग जिला कलेक्टर जाएंगे, आगे से आगे जाएंगे। और हमारे साथ में कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार एक तो ये काजल बाई किन्नर जो लाटरी कोटली में रहती है, एक तो वो जिम्मेदार है, और ये सांसी बस्ती की औरतें और इनके जितने भी ऑटो चालक, इनके बेटे, इनके भाई जितने भी है, और इनके साथ में कुछ जो फोर्ड किन्नर लगे हुए हैं, वो सारे जिम्मेदार है। तो आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या रात भर यहीं बैठे रहोगे? बिल्कुल यही बैठेंगे, यही। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार तड़के मदनगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर हरिजन बस्ती में एक बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के दौरान एक पक्का मकान अचानक ढह गया, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्य मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार तड़के मदनगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर हरिजन बस्ती में एक बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के दौरान एक पक्का मकान अचानक ढह गया, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्य मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गवाए राहत कार्य शुरू किया और तीनों घायलों को मलबे से बाहर निकालकर किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे मकान का एक कमरा भरभरा कर गिर गया। उस समय कमरे में बेटा, बहू और पोता सो रहे थे, जबकि पास के कमरे में सो रही बुजुर्ग महिला सुरक्षित बच गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं पटवारी, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। देखते हुए मौके पे आए, कल रात से लगातार पहुंचे और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे नेतागण हमारे यहाँ पास सारे लोग यहाँ लगे रहे और जिस प्रकार से कुदरत का कहर रहा वो निश्चित तौर पर परिवार के लिए एक बड़ी क्षति तो है। मैं तो अब जो घायल है, जो अजमेर भर्ती है, उनके जल्द और सीधे स्वस्थ की कामना करता हूँ। मैंने आपके सामने भी पटवारी और ये लोग आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर परिवार को कैसे त्वरित सहायता मिल जाए और आने वाले समय में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर ये क्षेत्र नगर परिषद के अंदर आता है, तो नगर परिषद के आयुक्त को और सब अधिकारियों को एक बार का सर्वे करवा के कौन से ऐसे मकान हैं जिनमें हादसे का थोड़ा सा खतरा है, तो उनकी जांच करे। तो हमने पाबंद किया है और हम भी मॉनिटर। विधायक साहब, विडंबना ये थी कि प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि रेस्क्यू के लिए हमेशा टीम तत्पर रहेगी, लेकिन देर रात को जो हालात है, लोगों ने कई बार जो है 108, 100 नंबर सब जगह डायल करे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं है। ये तो स्थानीय लोग हैं जो समय रहते निकाल लिए। तो हमेशा मदद अपने लोग करते हैं, स्थानीय लोग करते हैं, परिवार के लोग करते हैं। मैं इस बस्ती का धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले, जिन्होंने अपना इसको परिवार समझ के जिस प्रकार से सहायता की और आज उनकी जान बची है। तो कहीं न कहीं बस्ती के और इन तमाम लोगों का हाथ है, मैं उनको मेरी तरफ से साधुवाद तो देता ही हूँ। पर प्रशासन तो जिस प्रकार से पूरे जिले में काम कर रहा है, जिले की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। चाहे रलावता रोड की बात करो, चाहे अजमेर जिले में जिस प्रकार की अव्यवस्थाओं का आलम है, तो सरकार और प्रशासन को उसको सुनना चाहिए। नहीं तो हम जल्द ऐसे आंदोलनों को लेकर सरकार को घेरने का काम करें। मौके पर आप पहुंचे हैं, आसपास में भी ऐसे मकान है जिनको परिषद की टीम चिन्हित कर रही है, तो किस तरह से उनको दिशा निर्देश देंगे ताकि आगे का कोई हादसा? निश्चित तौर पर ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ थोड़ा खतरा ज्यादा बना रहता है और मकान पुराने बने हुए हैं, थोड़ा सा इनमें ना लैंडर है ना सरिये का काम है, तो थोड़ा खतरा तो बना रहता है। मैं अधिकारियों को भी पाबंद करूंगा और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो अधिकारी इस चीज को देखेंगे। घटना हुई है जी, ये रात को 11-1 बजे बारिश के साथ ही धमाके के साथ ये मकान गिर गया। इसमें पूरा परिवार सो रहा था। इसमें एक राहुल भाई है, उनकी मिसेज है, उनका बच्चा है, वहीं गिर के बहुत ही गंभीर घायल हो गए थे। रात को अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वालों ने सबने इनकी मदद करके इसको निकाला है। और क्या पहले कच्चा था, इलावा था, क्या था? बिल्कुल पक्का मकान है, 7 पट्टियों का मकान बना हुआ था ये। और शासन को बार बार रात को भी बहुत फोन किए थे। कितने मेंबर के लगी? इसके 3 मेंबर थे इस कमरे में। कितने लगे, क्या कैसे? अभी उनके पैर में भी गंभीर चोटें आई है, किसी के सर में गंभीर चोटें आई है, बच्चे के भी पेट में भी बहुत लगी है। इनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है किशनगढ़ से अजमेर जेल है। शासन प्रशासन द्वारा कोई अधिकारी आए हैं? शासन प्रशासन से पटवारी जी आए हैं, नगर परिषद से जैन साहब आए हैं और अभी हमारी पार्टी के विकास जी चौधरी एमएलए साहब आके गए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इनको अभी इलाज में सहायता करवा रहे हैं, मदद करा रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी उन्होंने बात करी है और भी इनका जो भी कोई उचित मुआवजा होगा उसके बारे में बहुत। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं? अभी अजमेर स्थित केंद्रीय कारागार परिसर में बुधवार सुबह सांप दिखाई देने की सूचना मिलने पर सर्प रक्षक जगदीश गहलोत ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही की। उन्होंने अलग अलग स्थानों से 3 सांपों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अजमेर स्थित केंद्रीय कारागार परिसर में बुधवार सुबह
सांप दिखाई देने की सूचना मिलने पर सरप्रक्षक जगदीश गहलोत ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही की। उन्होंने अलग अलग स्थानों से 3 सांपों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। समय रहते किए गए रेस्क्यू से कारागार परिसर में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। सरप्रक्षक जगदीश गहलोत ने बताया कि सुबह उन्हें केंद्रीय कारागार से सूचना मिली कि परिसर में सांप दिखाई दिए हैं। सूचना मिलते ही वे आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अलग अलग स्थानों पर छिपे हुए 3 सांप मिले, जिन्हें सावधानी पूर्वक बिना किसी नुकसान के पकड़ लिया गया। जगदीश गहलोत ने बताया कि रेस्क्यू किए गए तीनों सांप विषैले नहीं थे। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़कर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी भर जाने और नमी बढ़ने के कारण सांप अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों, सरकारी भवनों और संस्थानों में निकल आते हैं। रेस्क्यू के बाद तीनों सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। सरप्रक्षक ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे मारने का प्रयास न करें। इसके बजाय प्रशिक्षित सरप्रक्षक या वन विभाग को सूचना दें ताकि सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके। इससे मानव जीवन की सुरक्षा के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। अजमेर स्नेक कैचर जगदीश गहलोत, आज सवेरे से हमने सेंट्रल जेल से एक ही प्रजाति के 3 स्नेक को कैच करे हैं। ट्रिकेट नाम से वो स्नेक जाने जाते हैं और जहरीले नहीं होते हैं। तकरीबन एक स्नेक हमने सवेरे 6 बजे कैच करा था और उसके बाद 15 मिनट बाद में हमारे को वापस एक सूचना मिली। सूचना के आधार पर वापस गए तो हमने देखा वापस एक ट्रिकेट स्नेक है। उसके बाद अभी लगभग हमारे पास 9:15 बजे वापस एक सूचना आती है कि सेंट्रल जेल में वापस एक स्नेक है। हम वहाँ गए, उसको कैच करा, देखा तो वहाँ पे भी एक को ट्रिकेट स्नेक था। लगभग 2 ट्रिकेट स्नेक 3.5-4 फीट के थे और एक ट्रिकेट स्नेक लगभग 6 फीट का था। नहीं, ये जहरीले नहीं थे। न्यूरोटॉक्सिन का विमन इसमें पाया नहीं जाता और ये जहरीले बिल्कुल नहीं थे। पर्यावरण में अपनी जो गर्मी पड़ रही है, उमस के साथ जो बारिश आई है, इनके बिलों के अंदर पानी भर गया, उसके स्थान पे शायद बाहर निकल आए हैं और आवास की जहाँ खाने पीने की इनको मिलती है उस जगह ये प्रवसन करने लग चुके हैं। इनको हमने वहाँ से कैच कर लिया है ताकि ये पर्यावरण में अपना जीवन यापन आराम से करते। शहर में ई रिक्शा चालकों के लिए स्थायी स्टैंड की व्यवस्था और सभी ऑटो व ई रिक्शा चालकों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन की मांग को लेकर क्रांति सेना समिति ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 14 जुलाई तक उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो 250 से 300 ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ियों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपकर विरोध दर्ज कराएंगे। अजमेर शहर में ई रिक्शा चालकों के लिए स्थायी स्टैंड की व्यवस्था और सभी ऑटो व ई रिक्शा चालकों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन की मांग को लेकर क्रांति सेना समिति ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 14 जुलाई तक उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो 250 से 300 ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ियों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपकर विरोध दर्ज करवाएंगे। क्रांति सेना समिति के राजस्थान प्रमुख ठाकुर लोकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि अजमेर शहर में करीब 1200 ई रिक्शा चालक स्वयं वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके बावजूद शहर में उनके लिए एक भी अधिकृत स्थायी स्टैंड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में चालक मजबूरीवश सड़क किनारे वाहन खड़े करते हैं, जिस पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। संगठन का आरोप है कि कई बार चालकों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। समिति ने प्रशासन से शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर स्थायी ई रिक्शा स्टैंड विकसित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था भी सुचारू होगी और चालकों को बार बार कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही यात्रियों को भी निर्धारित स्थानों पर आसानी से ई रिक्शा उपलब्ध हो सकेंगे। ज्ञापन में हाल ही में श्री गंगानगर में नाबालिगा के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण मांग की गई। ठाकुर लोकेश सिंह चौहान ने कहा कि प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा चालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाए। यहाँ पे आए हैं ई रिक्शा स्टैंड की मांग करने के लिए साहब से, और हमने आज 8 महीने से इसके अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं स्टैंड की। और पिछले महीने भी हम जब आए थे साहब को देने के लिए ज्ञापन, तब मैडम से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था आपको ई रिक्शा जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने मैडम से कहा था। मैंने कहा मैडम अगर ये चलता रहा तो हमारे पास अगले जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी EMI अभी नहीं निकल रही हैं, और उसके अलावा पुलिस अगर चालान अलग करती है
और काफ़ी परेशानियां, खुद का रिक्शा मालिक होते हुए भी लोग बदतमीजी से बात करते हैं। इसलिए हमने इनसे मांग करी है कि हमारे को रिक्शा स्टैंड दिया जाए। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते थे हमारे को रिक्शा स्टैंड दिया जाए और जितने भी ई रिक्शा हैं इलीगल, उनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन हो, जिससे इलीगल ई रिक्शा बंद हो जाए। जी लीगल 1200 से 1300 के बीच में लीगल ई रिक्शा हैं, अधिकतर बाकी इलीगल हैं। वो पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसके अंदर सब सामने हो जाएगा। 950 गाड़ियों का पुलिस वेरिफिकेशन तो अपने करवा के दिया था आज से 8 महीने पहले। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर के कैसरगंज स्थित महावीर मोहल्ले की गली नंबर 4 में नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किया गया एक भवन लगातार लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। गुरुवार दोपहर इस भवन के एक हिस्से की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अजमेर शहर के केसरगंज स्थित महावीर मोहल्ला की गली नंबर 4 में नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किया गया एक भवन लगातार लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। गुरुवार दोपहर इस भवन के एक हिस्से की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि संबंधित भवन को नगर निगम ने काफी समय पहले जर्जर घोषित कर उसके बाहर चेतावनी बोर्ड लगा दिया था। इसके बावजूद भवन को गिराने या सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। समय के साथ भवन की हालत और अधिक खराब होती गई और अब इसका हिस्सा गिरना शुरू हो गया है। दीवार गिरने की घटना के बाद क्षेत्रवासियों में भय का माहौल है। उनका कहना है कि यह गली घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां दिन भर लोगों और बच्चों की आवाजाही बनी रहती है। यदि इसी तरह भवन का अन्य हिस्सा भी अचानक गिर गया तो बड़ी जनहानि और हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बरसात के मौसम में भवन की जर्जर स्थिति और अधिक खतरनाक हो गई है। लगातार नमी और कमजोर हो चुकी दीवारों के कारण कभी भी पूरा भवन धराशायी हो सकता है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस भवन को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है। हर बार अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने, रिपोर्ट तैयार करने या कार्यवाही का आश्वासन देकर लौट जाते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज दिनांक तक नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि चेतावनी बोर्ड लगा देना ही पर्याप्त नहीं है। जब भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया है तो उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जोखिम में न पड़े। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नगर निगम और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते भवन को ध्वस्त नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर दुर्घटना हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। ये केसरगंज स्थित महावीर मोहल्ले के अंदर गली नंबर 4 में स्थित ये जर्जर भवन है जो आपने अभी कवरेज किया है। इसको पिछले 3 साल से नोटिस के माध्यम से जो ऑनर हैं उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं और ऑनर की तरफ से ये बोला जा रहा है कि मैं आने में असक्षम हूँ, कोई बाहर रहता है वो। लेकिन निगम 3 साल से इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरता रहता है, यहाँ से इन्फॉर्म करते रहते हैं, पब्लिक जाती रहती है। इस बार तो हद हो गई, एक पूरी बहुत बड़ी दीवार नीचे गिर चुकी है। निगम को मैं पिछले काफ़ी दिनों से संपर्क कर रहा हूँ, पर्सनली जाकर के मिल करके आया हूँ, लेकिन आज सुबह जाकर के जब ये इतनी बड़ी दीवार गिर गई, आज सुबह जाकर के जेईन रिपोर्ट हुई है। जेईन रिपोर्ट में भी अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो मैं देखता हूँ। अभी क्या कार्रवाई करी है उन्होंने, अभी तक नहीं करी है, वो तो नोटिस निकालने की बात कर रहे थे। लेकिन
जिस हिसाब से लग रहा है कोई बड़ी जनहानि ना हो जाए, हमारे को ये आशंका है, लेकिन निगम जब ही जगेगा जब कोई यहाँ बड़ी जनहानि हो जाएगी, और ऐसा हो गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि यहाँ जनहानि होगी तो कोई ना कोई हमारा ही लोग होगा, हमारे किसी आदमी में से ही होगा। यहाँ पे मोहल्ले के जितने भी लोग निकल रहे हैं, मतलब डर डर के निकल रहे हैं, दूर होके निकल रहे हैं, फिर भी जो इसका मलबा गिरा है, मलबा पूरी गली 12-13 फुट की गली है, उस पूरी गली के अंदर ही मलबा गिरा है, जो मलबा आकर के साइड करा है। लेकिन स्थिति बहुत दर्दनाक है। निगम से दरखास्त है कि इसको तुरंत कोई दूसरी बारिश आने से पहले इसको तोड़ा जाए। लगभग 3-4 साल से जर्जर हो रही है। हर बार बारिश के मौसम में ये कहीं ना कहीं बच्चे के सोती है। और मैंने भाई नितिन जी से आग्रह किया था भी कल सुबह 6 बजे ये बिल्डिंग की कुछ दीवारें गिरी थी, लगभग आधी दीवार गिर चुकी थी। तो मैंने भाई नितिन जी को बोला था, मैंने भाई ऐसी परेशानी हमको, और मेरी शॉप सामने है, बाजू में एक फैमिली रहती है, आगे भी मोहल्ला है अपना, और इससे सट के जैन धर्मशाला जहाँ की अतिथि आते जाते रहते हैं। और दूसरा थोड़ा सा तो 8-10 कदम आगे जगह जैन मंदिर है अपना, तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग जाते हैं। तो मेरा निगम से आग्रह है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा अपने को हानि होती है। क्या मंदिर के अंदर सुबह दर्शन भी करने आते हैं, मंदिर भी आते हैं? जी, कुछ पब्लिक है, मंदिर से दर्शन करने भी आते हैं, लोगों का आवागमन रहता है। आगे और रास्ते ही बने हुए हैं, ये छोटी सी गली नहीं है, इसके आगे और रास्ता है, पीछे बाबू मोहल्ला है, महावीर मोहल्ला है, अपना गोल चक्कर है, तो लोग शॉर्टकट चक्कर निकलते जाते रहते हैं। ऐसे ये कोई घर फैमिली है, जो फैमिली बाहर रहती है। मैंने उनको कल फोन द्वारा इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया मुझे। बोले कि साहब मैं क्या करूँ, ये ऐसा और वैसा जो भी है, वो उनका पर्सनल मैटर है। क्या नाम उनका? जी, इनकी नाम क्या? कोई भैरूलाल गर्ग करके हैं यहाँ। तो मैं 15 साल से यहाँ शॉप कर रहा हूँ, और मैं बराबर देखता हूँ इस बिल्डिंग के तो कोई किराएदार नहीं है, सिर्फ 3 या 4 शॉपकीपर हैं, जो एक आटा चक्की है, इलेक्ट्रिशियन है, और अपना एक मर्चेंट है, बोर्ड का काम करता है वो लकड़ी का, और 2-3 शॉप इसके अंदर है। कहाँ पे, किस जगह पे ये बिल्डिंग है? ये महावीर मोहल्ला किसान। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। परिवार जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। इसी दौरान बदमाश मकान में घुसे, अलमारी का लॉकर तोड़कर कीमती सामान समेटकर फरार हो गए। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गया था। इसी दौरान बदमाश मकान में घुसे, अलमारी का लॉकर तोड़कर कीमती सामान समेट ले गए। घटना का पता तब चला जब पड़ोसी ने मकान का दरवाजा खुलवा कर देखा और तुरंत परिवार को सूचना दी। पीड़ित परिवार कंचन नगर स्थित हस्ती विहार कॉलोनी में रहता है। पीड़ित टीना ने बताया कि बीती रात करीब 8 बजे वह अपने परिवार के साथ अपने बड़े पिता के घर आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल होने गई थी। घर से निकलते समय मुख्य दरवाजे का ताला लगाया गया था। सूचना मिलते ही परिवार रात करीब 9:30 बजे घर पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का लॉकर टूटा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी गायब थी। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद रामगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर नहीं पहुंची। बाद में पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क करने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मैं 8 बजे यहाँ से अपने जेठ के घर कंचन नगर गई थी बर्थडे पार्टी में। फिर 9:30 बजे घर आई, तब ताले टूटे हुए मिले थे। मुझे किसी ने खबर दी थी कि भाई कि ताले टूटे हुए हैं, आप घर पे जल्दी आओ। फिर घर आके मैंने देखा तो चारों तरफ मेरा सामान, मतलब अलमारी का था बिखरा हुआ, ऑर्नामेंट्स वगैरह, और उसमें जो लॉकर था, लॉकर में मेरे 5 लाख का सामान था उसमें टोटल, जिसमें अपने क्या नाम है, आड़ थी, 2 बालियाँ थी, चेन थी और पायल थी और टीका नथ थे। और उसके साथ में फिर मैंने कैश चेक किया तो 50,000 रुपये उस पर्स में से भी निकाले हुए थे। अच्छा, तोला कितना था? मतलब 3 तोले के आसपास मान लो। अच्छा, हाँ, कितना 5 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, ये चोर कैसे घुसे आपके घर? ये चोर मेरे हिसाब से, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उसने आगे से एंटर किया है और ये पीछे वाली दीवार पे सीढ़ी लगा के उधर से कूदा है, क्योंकि सीढ़ी बाकायदा लगी हुई थी वहाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सूचना कहाँ दी आपने? हमने सूचना ये रामगंज थाने में बुलाने गए थे, दी नहीं थी, हम जाके बुलाने गए थे,
गए थे, लेकिन वहाँ से कोई सूचना नहीं आई। बोला आ रहे हैं कह दिया। फिर हमने कंट्रोल ऑफिस फ़ोन किया, एक बार की उससे कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बार कंट्रोल ऑफिस किया तो उन्होंने बोला हम थाने में से पुलिस को भेज रहे हैं। तो वो रात को 1 बजे के समथिंग आई थी। उन्होंने आया, चेक करके चले गए, फोटो वोटो खींच के ले गए। फिर सुबह बुलाया कि तुम 10 बजे आना थाने में हम FI दर्ज कराने गए थे। तो उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आके 3 बजे भेजा उनको। फिर वो जो आए थे उन्होंने हमारी अच्छी तहकीकात की थी, ध्यान से चेक किया था और वो 2 बार चेक आस पड़ोस से पूछा भी था, लेकिन रात को हमारी कोई सुनवाई नहीं। आपके हस्बैंड और क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम राजेश बालोटिया है, मैं टीना हूँ और मेरे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, HMT में। माह मुहर्रम में गम हुसैन की मजलिसों के बाद अब जिक्र अहले बैत की नूरानी महफिलों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हैदराबाद के जेठ चल्ला स्थित मक्का मस्जिद में अजमत अहले बैत के नाम से एक अजीमुशान जलसे का आयोजन किया गया। इस रूहानी और इज्तिमाई महफिल में देश विदेश के नामवर उलेमाए इकराम, सूफिया और बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। माह मुहर्रम में गम हुसैन की मजलिसों के बाद अब जिक्र अहले बैत की नूरानी महफिलों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हैदराबाद के चेट चल्ला स्थित मक्का मस्जिद में अजमत अहले बैत के नाम से एक अजीमुशान जलसे का आयोजन किया गया। इस रूहानी और इल्मी महफिल में देश विदेश के नामवर उलेमाए इकराम, सूफिया और बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई। इसके बाद नाते पाक और तकरीरों का सिलसिला शुरू हुआ। जलसे में ओमान से आए विशेष मेहमानों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से आए उलेमाए इकराम ने अपने विचार रखे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तशरीफ लाए सूफी अल्ताफ रजा कादरी, राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन पीर सैयद सुल्तानुल हसन मिज़बही सहित कई प्रमुख धार्मिक हस्तियों ने मंच साझा किया। सभी वक्ताओं ने अहले बैत की इज्जत, अजमत, मोहब्बत और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। उलेमाए इकराम ने अपने खिताब में कहा कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का अहम हिस्सा है। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत की कुर्बानियों को इंसानियत, अमन, भाईचारे और इंसाफ का सबसे बड़ा पैगाम बताया। वक्ताओं ने लोगों से समाज में मोहब्बत, आपसी सौहार्द और इंसानियत की खिदमत को बढ़ावा देने की अपील भी की। कार्यक्रम में मुल्क के मशहूर पीर हजरत करीमुद्दीन शाह की शिरकत भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पूरे दुनिया भर में अहले बैत की मोहब्बत के चर्चे आज से नहीं, उस ज़माने से करबला की याद हुसैन हर आदमी मनाना ही चाहिए। अगर याद हुसैन नहीं मनाता है तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान ही नहीं है। अहले बैत के बगैर ना कोई इस्लाम है, ना दीन है, ना मज़हब है, ना कुछ भी नहीं है। अहले बैत ने हमें इस्लाम दिया, मोहब्बत दिया, इंसानियत का पैगाम दिया। सब कुछ जो भी मिला है अहले बैत से मिला। तो आज सूफ़ी करीमुद्दीन शाह जो हैदराबाद की सरजमीन पर एक बड़े सूफ़ी ये बासफ़ा है, आपने आपकी सदारत में जरचल्ला में एक प्रोग्राम रखा गया अहले बैत की मोहब्बत और आज़मत का। और अहले बैत की आज़मत पे जो प्रोग्राम रखा गया उसमें ओमान से भी सूफियान इकराम तशरीफ़ लाए और जामिया निज़ामिया के सूफ़ी साहब भी तशरीफ़ लाए। और उसमें ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान की शान गरीब नवाज अताए रसूल जो अहले बैत भी है और आले रसूल, और उनकी बदौलत हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का डंका बज रहा है। और अजमेर के सरजमीन से भी सैयद सुल्तान हसन चिश्ती मिज़बाही तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा रहा माहौल कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल हर गली गली कुचे कुचे में होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे, अहले बैत की मोहब्बत को अपने सीने में अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, जब तक ये मुकम्मल सही दीन पर, सही रास्ते पर हम चल नहीं सकते। क्योंकि आज अहले बैत की मोहब्बत को जब मुसलमानों ने छोड़ा तो दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं, दर बदर परेशानियां आ रहे हैं। तो सिर्फ वजह यही है कि अहले बैत की मोहब्बत को लोगों ने छोड़ा है। अगर अहले बैत की मोहब्बत बरकरार है तो कल भी आज भी जिस तरीके से इस्लाम जिंदा है तो इस्लाम का मानने वाला मुसलमान भी जिंदा है। तो ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी चाहता है तो अहले बैत की मोहब्बत में रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत की मोहब्बत में दिन और रात अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बच्चे बच्चों को नस्ल में भी अहले बैत की मोहब्बत रहे। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक हमारी नस्ल को भी अता फरमाए।
वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अजमेर शरीफ से सैयद सुल्तानुल हसन चिश्ती। मैं तेलंगाना में आया, तेलंगाना से फिर हम गए जरचल्ला, वहाँ जो है कि सूफ़ी करीम बाबा की बारगाह में हाज़िरी दी वहाँ पर, और वहाँ से तमाम एक प्रोग्राम हमने वहाँ उन्होंने रखा था, उसमें भी हमारी भी शिरकत रही। तमाम अहले बैत की का प्रोग्राम रखा गया और ज़रूरत है इस वक्त तमाम अहले बैत के प्रोग्राम हर जगह दुनिया में मनाए जाएँ, हिंदुस्तान में बनाए, सहाबा के भी बनाएँ और अहले बैत के भी बनाएँ। उस प्रोग्राम में मेरी शिरकत हुई, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और कई जगह से उलमाए किराम आए थे, ओमान से भी आए थे और हज़रत पीर साहब भी थे, और हमारे इधर आंध्रा विजयवाड़ा से अल्ताफ़ बाबा गद्दी नशीन सैयद शाह बुखारी के वो भी आए थे, और मैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह से हाज़िर हुआ। माशाअल्लाह अहले बैत की शान में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार हुआ, उसमें दुआएं भी हुई। और सरकार हम ये मैसेज देते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोग्राम मनाए जाएँ, और हमें अहले बैत के सदक़े में आज दीन मिला। ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान की सरज़मीन पे आए, वो भी अहले बैत हैं, आले नबी औलाद अली अताए रसूल, उन्हीं के बारगाह के हम खादिम भी हैं और खिदमत गुजार भी हैं। और हमारी ये दुआ कि अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, तमाम सहाबा की भी सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, तमाम सहाबा ताबईन तबे ताबईन, तमाम खुलफा राशिदीन और तमाम औलिया और तमाम सिलसिलों की सबको मोहब्बत इत्तेफाक अता फ़रमाए। ये मेरी तरफ से मैसेज है। अल्लाह हम सब के इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और उन्हें अहले बैत का हम सबको सदक़ा अता फ़रमाए। बाक़ी खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।